स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर 3 सोशियोलॉजी। चैप्टर का नाम है आपके भारतीय समाज में एकता तथा विविधता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अब आइए ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे और साथ में आप लोग भी नोट करते हुए चलेंगे। भारतीय समाज और संस्कृति का इतिहास संसार में सबसे अधिक प्राचीन है। यह एक ऐसा समाज रहा है जिसमें प्रत्येक बाहरी समाज की उपयोगी विशेषताओं को ग्रहण किया जाता रहा है। यानी भारतीय समाज एक ऐसा समाज रहा है जहाँ पर कि बाहर से जितने भी लोग आए, चाहे वो आक्रमणकारी थे, चाहे वो व्यापारी थे, जिस किसी भी संस्कृति के थे, तो उनकी संस्कृति में जो उपयोगी तत्व थे, जो विशेषताएं, जो अच्छी चीज़ें थी, उसको भारतीय समाज ने हमेशा से सराहा है और उसको ग्रहण किया है। ठीक है, समाजशास्त्री भाषा में इसे हम एक सहिष्णु समाज यानी कि टॉलरेंट सोसाइटी कहते हैं। देखिए, भारतीय समाज ही संसार में एक ऐसा समाज है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक किसी भी देश के ऊपर अपनी ओर से आक्रमण नहीं किया है, लोगों को सताने का कार्य नहीं किया गया है। ये भारत की एक विशेषता रही है। आगे हम ध्यान देंगे, यही वह विशेषता है जिसके कारण अनेक उतार चढ़ावों के बाद भी भारतीय समाज अपनी मौलिक संस्कृति को बनाए हुए है, जबकि संसार की अनेक दूसरी बड़ी बड़ी सभ्यताएं समय के साथ पूरी तरह लुप्त हो गई हैं। इसके बाद हम ध्यान देंगे, भारत में आज भी विभिन्न संस्कृतियों, प्रजातियों, धर्मों, भाषाओं तथा क्षेत्रों के लोग साथ साथ रहते हैं। उनकी भौगोलिक दशाओं, रहन सहन, रीति रिवाजों और आर्थिक स्तर में बहुत अंतर है। इसके बाद भी भारत एक अखंड राष्ट्र है। भारतीय समाज में एक और हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं जीवित हैं। वहीं आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रगति के रास्ते पर भी यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आइए हम समझते हैं कि भारतीय समाज की जो विविधता है वो किन किन रूपों में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। ध्यान देंगे हम, यह सच है कि अपनी विशेषताओं के कारण भारतीय समाज एक अनुपम समाज है। अनुपम मतलब एक विशेष तरह का समाज है, एक खास तरह का समाज है, यूनिक सोसाइटी आप कह सकते हैं। किंतु वर्तमान दशाओं में भारत को एक विविधतापूर्ण समाज कहा जा सकता है। भारतीय समाज अनेक प्रजातियों, जातियों, धर्मों, भाषाओं और विश्वासों से मिलकर बना है। इसके अंदर अनेक सांस्कृतिक समूह साथ साथ रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी सभी पाए जाते हैं। तमाम धर्मों के लोग हैं, तमाम जातियों में बटे हैं, तमाम भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्यात्मक विशेषताएं भी एक दूसरे से भिन्न हैं। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि भारतीय समाज में राष्ट्र निर्माण से संबंधित उन महत्वपूर्ण भिन्नताओं को देखा जाए जो इसकी विविधतापूर्ण प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। अब देखिए, पहला जो स्वरूप हमको देखने को मिलता है वो है जनसंख्या संबंधी भिन्नताएं। भारत की संपूर्ण जनसंख्या अनेक प्रजातियों और जातियों में बटी हुई है। इसी कारण भारत को जातियों और प्रजातियों का एक संगम स्थल कहा जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा है जिसके आधार पर भारत में भिन्नताएं देखने को मिलती है वो है भाषा की भिन्नता। भाषा के आधार पर भी भारतीय समाज बहुत से समूहों में विभाजित है। कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि भारतीय समाज में प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद एक नई भाषा का आरंभ हो जाता है। यदि हम भारतीय समाज को कुछ प्रमुख भाषाओं में विभाजित करें तो भी ऐसे भागों की संख्या लगभग 35 कही जा सकती है। ठीक है, भारतीय समाज के द्वारा अंग्रेजी सहित केवल 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं। तीसरी जो हमको भिन्नता देखने को मिलती है वो है धार्मिक विविधता के रूप में। भारत विभिन्न धर्मों का एक समन्वय स्थल है। समन्वय स्थल का मतलब ये हुआ कि भारत में अनेक धर्मों के लोग साथ साथ निवास करते हैं। भारतीय समाज के निर्माण में उन सभी व्यक्तियों का योगदान है जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, ईसाई और पारसी वर्ग को मानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत की आज़ादी के लिए
जो क्रांतिकारी लड़े उसमें सिर्फ हिंदू नहीं थे या सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें ईसाई भी थे। तमाम जातियों, धर्मों, संप्रदायों के लोग थे जिन्होंने मिलकर आज़ादी में अपना योगदान दिया है। आगे ध्यान देंगे हम। यद्यपि यहाँ हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुयायी भी वैष्णव, शैव, शाक्त तथा अनेक दूसरी धार्मिक शाखाओं में विभाजित हैं। इन धार्मिक भिन्नताओं के कारण भारत में अनेक बार धार्मिक संघर्ष भी हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी भी धर्म का विकास अवरुद्ध नहीं हुआ है। भारत की धार्मिक अनुपमता का इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि संसार के 8 धर्मों में से 4 धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। ठीक है। इसके बाद जो अगला जो कारक है, अगली जो विशेषता है या अगला जो स्वरूप है भिन्नता का, वो है सांस्कृतिक भिन्नताएं। अपने विशाल आकार के कारण भारतीय समाज में परंपराओं, खान पान, कला, वेशभूषा तथा नैतिकता के स्तर में एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों तथा जातियों से संबंधित व्यक्तियों की अपनी अलग अलग प्रथाएं हैं। उत्तर भारत की वेशभूषा दक्षिण भारत से अत्यधिक भिन्न है, जबकि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं में भी एक स्पष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तमाम तरीके हैं, जैसे कि कपड़े की उत्तर भारत के लोग एक अलग तरीके की वेशभूषा में रहते हैं, दक्षिण भारत के अलग। ठीक है। यहाँ का खान पान, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों का खान पान कुछ अलग है और बिहार के लोगों का थोड़ा अलग है, पंजाब के लोगों का उनसे भी अलग है, दक्षिण भारत के लोगों का उनसे भी अलग है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम। अगला है प्रजातीय भिन्नताएं। अब प्रजाति का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। प्रजाति का अर्थ एक ऐसे बड़े मानव समूह से होता है जिसमें कुछ विशेष तरह की शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। यह शारीरिक विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बिना किसी अधिक परिवर्तन के जैविकीय रूप से हस्तांतरित होती रहती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बायोलॉजिकली वो ट्रांसफर होती रहती हैं। प्रजातीय आधार पर संसार में 3 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें कॉकेसाइड, मंगोलायड तथा नीग्रॉयड कहा जाता है। ठीक है। ये दुनिया की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में ये 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, कॉकेसाइड, मंगोलायड और नीग्रॉयड। ठीक है। सरल शब्दों में इन्हीं को हम सफेद, पीले तथा काले रंग के मानव समूहों के नाम से संबोधित कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा और देखेंगे इसमें। भारतीय समाज की विशेषता यह है कि यहाँ आरंभ से ही द्रविड़ तथा आर्य समूहों की प्रजातीय विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न थीं। द्रविड़ों में निग्राइड प्रजाति की विशेषताओं की प्रधानता थी, जबकि आर्य लोगों में कॉकेसाइड अथवा गोरे रंग वाली प्रजाति की विशेषताएं अधिक थीं। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पुस्तक में टाइपिंग गलत है, विशेषताएं था तो ये गलत यहाँ पे लिखा है। आगे देखेंगे। भारत में शक, हूण, कुषाण तथा मंगोल आक्रमणों के फलस्वरूप बाहरी समूहों का प्रवेश हुआ, तो यहाँ मंगोलायड अथवा पीली प्रजाति के लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। इसके बाद हम देखते हैं अगली जो हमारी अगला जो कारक है, अगला जो स्वरूप है भिन्नता का, संजातीय भिन्नताएं। संजातीयता की अवधारणा प्रजाति से अलग है। प्रजाति उस बड़े मानव समूह को कहा जाता है जिसमें समान शारीरिक विशेषताएं होती हैं। दूसरी ओर संजातीयता एक ऐसी भावना है जो संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वेशभूषा अथवा जीवन शैली के आधार पर किसी विशेष समुदाय को अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रोत्साहन देती है। यानी कि संजातीयता एक ऐसी भावना होती है जिसके आधार पर लोगों को अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी जीवन शैली के आधार पर उनको अपने आप को एक अलग तरीके से दिखाने का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। संजातीयता का संबंध उन पूर्वाग्रहों से है जिनके आधार पर एक संजातीय समूह अपने से भिन्न संजातीय समूह से पृथकता महसूस करने लगता है और कभी कभी दूसरे की तुलना में अपने को अधिक श्रेष्ठ या उच्च दिखाने की कोशिश करता है। समाजशास्त्र में इस दशा को संजातीयता की प्रवृत्ति यानी कि एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। ठीक है। आगे हम ध्यान देंगे। इसके बाद है राजनीतिक भिन्नताएं। इसमें आप सीधे इस पॉइंट पर आए। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल शासन के दौरान भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जबकि अंग्रेजी शासनकाल में धर्म और संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति की विशेषताओं का प्रभाव बढ़ने लगा। अब इसके बाद आइए हम अगला जो आधार है उसको देखते हैं।
अगला है प्राकृतिक विविधता। ठीक है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं भारतीय समाज की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी कि किस तरह हमारे समाज में, भारतीय समाज में तमाम अलग अलग जाति, प्रजाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता क्यों पाई जाती है, कैसे वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसमें ये जो जवाहरलाल नेहरू जी का ये जो स्टेटमेंट है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि भारत में बहुत से समूह विजेता, तीर्थयात्री और विद्वानों के रूप में एशिया की ऊंची ऊंची भूमि से यहाँ आए। उन्होंने भारतीय जीवन, संस्कृति और कला को प्रभावित किया, लेकिन बाद में इसी देश का हिस्सा बन गए। इन संपर्कों से भारतीय समाज में कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदल सकी। यह तभी संभव हुआ जब भारत में सांस्कृतिक एकता की जड़ें बहुत गहराई तक पहुंच चुकी थी। अब देखिए, हमें इसमें तीन पॉइंट पढ़ने हैं कि प्राचीन भारत में एकता के तत्व, उसके बाद हमको देखना है कि मुगल पीरियड में एकता के तत्व, उसके बाद हमको देखना है तीसरा कि ब्रिटिश पीरियड में वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिन्होंने भारतीयों को यूनाइट रखा। जिसमें कि पहला आप देख पा रहे होंगे प्राचीन भारत में एकता के तत्व। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान देंगे। देखिए, चैप्टर पढ़ने के अलावा 2-3 बार अगर आप वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, चैप्टर आपका पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, तो आप नोट्स भी मुझसे ले सकते हैं। तो प्राचीन भारत में जो एकता के तत्व थे, उसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या है आप देखेंगे। भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक केंद्र अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल का मतलब संपूर्ण भारतीय स्तर पर, सामाजिक सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान करते रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा पूरब में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारिकापुरी तक के सैकड़ों तीर्थ स्थल सभी क्षेत्रों के निवासियों को एकता के सूत्र में जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, हमारी संस्कृति में दूसरी संस्कृतियों की तुलना में धार्मिक और सामाजिक त्योहारों की संख्या काफ़ी अधिक है। होली, दीपावली, दशहरा, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस तथा ईद किसी एक धर्म के अनुयायियों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि सभी व्यक्ति इनमें हिस्सा लेते हैं। भारतीय समाज में प्राचीन भारत में विभिन्न त्योहारों और धार्मिक उत्सवों का उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ना और उनके बीच सद्भावना को विकसित करना था। देखिए, जितने भी अलग अलग धर्म हैं, धर्म का काम ही है, त्योहारों को मनाने का उद्देश्य ही है कि हम लोग आपस में जुड़ें, आपस में हमारा भाईचारा बढ़े। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके बाद, अतीत में भारतीय संस्कृति के आदर्शों को अनेक महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत में स्पष्ट किया गया। विभिन्न पुराणों में धर्म की अवधारणा, पुरुषार्थ, विभिन्न प्रकार के ऋणों, दान और व्रतों के महत्व, जन्म, मृत्यु और विवाह से संबंधित संस्कारों तथा आश्रमों से संबंधित कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। चौथा पॉइंट है, भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान में अध्यात्मवाद यानी कि स्पिरिचुअलिज्म और कर्म फल की अवधारणा का बहुत अधिक महत्व रहा है। इनके प्रभाव से कोई व्यक्ति चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी लोग कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक पाने में विश्वास करने लगे। प्रत्येक भारतीय यह चाहता है कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में वह पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर ले। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट है, भारतीय समाज का विभाजन अनेक वर्णों में होने के बाद भी परंपरागत रूप से यहाँ जजमानी व्यवस्था विकसित की गई। इसके द्वारा सभी ऊंची और नीची जातियों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद 2-3 पॉइंट ये और हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत में एकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी इन मिडिवल इंडिया। यानी जब मुगल जिस समय रह रहे थे यहाँ पर, उस समय वो कौन से तत्व थे जिन्होंने हमें जोड़े रखा, जिन्होंने संपूर्ण भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधे रखा था। पहला पॉइंट हम ध्यान देंगे यहाँ पर,
अनेक इतिहासकार मध्यकाल को मुस्लिम काल अथवा मुगल काल के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस काल में भारत के अधिकांश हिस्से पर मुसलमानों का शासन होने के बाद भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच काफी सद्भाव बना रहा। इसका कारण भारतीय संस्कृति में सहनशीलता और उदारता का गुण होना था। दूसरा पॉइंट है, मध्यकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता बनाए रखने में अकबर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। यद्यपि एकता दबाव और भय पर आधारित थी, अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक नया धर्म चलाया जिसमें हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मों का मिला जुला रूप पाया जाता है। इस काल के अनेक हिंदू राजाओं ने भी धार्मिक समन्वय पर बल दिया। तीसरा है ब्रिटिश शासन में एकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यानी जिस समय अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे उस समय वो कौन से तत्व थे जिन्होंने भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखा था। सीधे यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय समाज की विभिन्नता में एकता को बढ़ाने में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन सबसे प्रमुख तत्व साबित हुआ। इस आंदोलन के दौरान देश के सभी लोगों ने अपनी क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं को भुलाकर गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन में भाग लेना आरंभ कर दिया। महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत के उन्मूलन की घोषणा करने से निम्न जातियां भी एक झंडे के नीचे आकर खड़ी हो गई। एक झंडे के नीचे आकर खड़ी होने का मतलब है कि एक साथ हो गई। इस समय भारतीय समाज में पहली बार एक नई राष्ट्रीय चेतना पैदा होने लगी। आंदोलन में हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी उतनी ही कुर्बानियां दी। सच तो यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय समाज में जो एकता विकसित हुई वह अपने आप में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय की एक अनूठी मिसाल है। इसके बाद एक और छूट रहा था जो कि मेरे ध्यान से उतर रहा था, ये लास्ट इसमें और है। स्वतंत्र भारत में एकता के आधार क्या क्या रहे थे। यानी जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिन्होंने समाज को एकजुट करके रखा। जिसमें कि पहला पॉइंट है, भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता को सबसे अधिक महत्व दिया गया। बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही जातिगत ऊंच नीच को समाप्त करके सभी को अपने विकास के समान अवसर दिए गए। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो है, क्षेत्रीय भिन्नताओं को दूर करने के लिए उन क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल दिया जाने लगा जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़े हुए थे। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उन क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े थे। इसके अलावा ये तमाम सारे पॉइंट्स हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। तो आई होप आपको चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। देखिए चैप्टर वाइज आपकी जो क्लासेस हैं वो पूरी की पूरी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके वो सारे के सारे इस चैनल पर कवर किए जाएंगे। पहला दूसरा चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, ये तीसरा चैप्टर है जो कि हमने कवर कर लिया है। चैप्टर में आपको जो कुछ भी कन्फ्यूजन रह गई हो आप कमेंट करके बताइएगा।